Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5 Traders to Rulers। बेटा ये जो टाइटल है ट्रेडर्स टू रूलर ये हमने दिया है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सिर्फ आई थी किसके लिए? ट्रेड करने के लिए। इन्हें हमसे चाहिए था सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, सिर्फ ट्रेड करने ये इंडिया में आए थे, पर धीरे धीरे करके ये इंडिया के ऊपर क्या करने लग गए? रूल करने लग गए। तो ये एक स्टोरी है, एक कहानी है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का मेजर रोल है। इनके अलग अलग गवर्नर जनरल्स को हम पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि कौन सी पॉलिसीज़ और प्लानिंग ब्रिटिशर्स ने ऐसी बनाई जिनके थ्रू ये ट्रेडर्स हैं इंडिया में क्या बन गए? रूलर्स बन गए। तो पहली बात तो क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियंस एज ट्रेडर्स। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में ट्रेड करने आई, फ्रेंच भी आए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, फिर इंग्लिश और फ्रेंच लड़ने लगे। फिर इंग्लिश ने इंग्लैंड ने ब्रिटेन ने बंगाल को जीत लिया, वहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट चलाई। फिर रेगुलेटिंग एक्ट आ गया 1773 में। फिर धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में फैल गए ब्रिटिशर्स, एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। फिर फाइनली हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे लॉर्ड डलहौजी ने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू और ज़्यादा एक्सपांड किया ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में। बेटा अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो 18th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1701 से स्टार्ट होकर 1800 पे ख़त्म होता है। इस पर्टिकुलर पीरियड में जो एटमॉस्फेयर था इंडिया का बहुत ही केओस वाला था, बहुत ही एनार्की वाला था। हर तरफ केओटिक एनवायरनमेंट था, एनार्की फैली हुई थी। और इस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी टाइम की तरह देखा यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी को और उन्होंने इंडिया में अपनी पावर को इंक्रीज किया। देखो बेटा यहाँ पर जो हमारे इंडियन किंग्स थे, भले एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ये आपस में लड़ना पसंद करते थे। इनको दुनिया की कोई चिंता ही नहीं थी दुनिया क्या कर रही है, इन्हें बस आपस में छोटी छोटी चीज़ों को लेके लड़ना बहुत पसंद था। तो हमारे इंडियन रूलर्स के बीच में यूनिटी नहीं थी और इस यूनिटी ना होने का फ़ायदा उठाया किसने? ब्रिटिशर्स ने। देयर वॉज लैक ऑफ यूनिटी इन इंडिया एंड दिस इन एंड प्रूव्ड डिट्रीमेंटल फॉर द इंडियंस, और ये इंडियंस के लिए बहुत ही खतरनाक साबित। बेटा ये जो लैक ऑफ यूनिटी थी ये सेट बैक बनी किसके लिए? इंडियन रूलर्स के लिए। और जो यूरोपियंस थे उन्होंने ग्रेजुअली अपने होल्ड को इंडिया के ऊपर स्ट्रॉन्ग किया और इसी वजह से हम ब्रिटेन की कॉलोनी बनकर रह गए। ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनी बना लिया। चलो नाउ यूरोपियन एज ट्रेडर्स। तो बेटा जैसे ही न्यू सी रूट की डिस्कवरी हुई, न्यू सी रूट फ्रॉम केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे जैसे यहाँ पे यूरोप है, यहाँ से शिप्स निकलेंगी, पूरा केप ऑफ गुड ट्रैवल करने के बाद कहाँ पहुँचेंगी? इंडिया पहुँचेगी। जैसे ये न्यू सी रूट की डिस्कवरीज होने लगी, भले ही इंडिया से अमेरिका जाना हो, कैरेबियन आइलैंड जाना हो या इंडिया आना हो, तो ये जो नए सी रूट थे ये बहुत ही ब्लेसिंग्स की तरह साबित हुए यूरोपियंस के लिए। और जैसे ये न्यू सी रूट डिस्कवर हुए उसके बाद से बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश होने लगी, पोर्चुगल में, हॉलैंड में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, डेनमार्क में। और ये डिफरेंट डिफरेंट कोस्टल एरियाज़ में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाने लग गए। कोस्टल एरियाज़ में क्यों बचा? क्योंकि जैसे ये देखो ये इंडिया है, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ ये शिप्स के थ्रू आते और यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज, ट्रेडिंग सेंटर्स बना लेते। ये जो ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं इन्हें हम फैक्ट्रीज के नाम से जानते थे। एंड द ऑफिशियल्स और कमर्शियल एजेंट्स ऑफ द कंपनी वर कॉल्ड फैक्टर्स। देखो ये जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे इनको हम किस नाम से जानते हैं? फैक्ट्रीज के नाम से जानते हैं आज, कि हम यही बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्री बनाई, तो वो बेटा फैक्ट्री नहीं थी, वो सिर्फ ट्रेडिंग सेंटर था। और उस ट्रेडिंग सेंटर्स में रहते थे इनके फैक्टर्स। फैक्टर्स बोले तो कंपनी ऑफिशियल्स, कंपनी एजेंट्स, इसीलिए फैक्टर्स के रहने के कारण इन्हें क्या कहा गया? फैक्ट्रीज। ये जो फैक्ट्रीज थी इनमें उस टाइम में कुछ प्रोड्यूस नहीं होता था बेटा, ये सिर्फ ट्रेड में इंगेज रहती थी। जो एक्सपोर्ट के आइटम्स होते थे टू यूरोप फ्रॉम इंडिया वो थे स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, क्लॉथ्स, मुस्लिन, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स। तो बेटा देखो ये जो फैक्ट्रीज थी ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने में इंगेज रहती थी। इंडिया से क्या क्या एक्सपोर्ट होता था बेटा? यूरोप, स्पाइसेस, मसाले, सिल्क, कॉटन क्लॉथ्स, मुस्लिन, ये भी कॉटन क्लॉथ का एक एग्जाम्पल है, पर्ल्स और प्रीशियस स्टोन्स। 1498 में जो वास्को डी गामा थे, एक पोर्चुगीज सेलर थे, उन्होंने यहाँ नया सी रूट डिस्कवर किया इंडिया तक फ्रॉम यूरोप। देखो जैसे ये है यूरोप, यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर है अफ्रीका। तो ये यहाँ से निकले, पोर्चुगल से निकले, पूरा केप ऑफ गुड होप,
क्रॉस करते हुए कहाँ पहुँच गए, इंडिया पहुँच गए। और वास्को डी गामा को सक्सेसफुली परमिशन मिल भी गई कि अब वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते थे। ही वॉज ग्रांटेड परमिशन टू ट्रेड विथ इंडिया। तो जैसे ही इंडिया में आए पोर्चुगीज़, उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रीज थी वो कैलिकट, कोचीन और कैन्नौर में एस्टेब्लिश कर दी, जो कि थे कहाँ पर, हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे। ये वाला जो पार्ट है ये है वेस्टर्न कोस्ट। कैलिकट बोले तो केरला, कोचीन और कैन्नौर में इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की। जो पोर्तुगीज ट्रेडर्स थे वो अपनी पोजीशन को इंडिया में कंसोलिडेट कर ही रहे थे, एंड ग्रेजुअली द इंडियन सी बॉर्न ट्रेड पास्ड इनटू देयर हैंड्स। और इनकी ये कोशिश इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई। तो जो पोर्तुगीज़ ट्रेडर्स थे इन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया और ग्रेजुअली इंडिया से जो सी बॉर्न ट्रेड था वो इनके हाथों में आ गया। बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी के एंड तक, मतलब 1501 से जो सेंचुरी 1600 तक चल रही थी, इस सेंचुरी के एंड तक they set up their colonial empire including Goa, दामन दीव, बॉम्बे, बसीन, साल्सेट। कहाँ कहाँ तक इन्होंने अपना कॉलोनियल एम्पायर बना लिया था, तो वो था गोवा, दामन दीव, बॉम्बे, बसीन और साल्सेट। कहाँ पर, ये सारे के सारी जो टेरिटरीज हैं ये इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। एंड हुगली एंड चिट्टागोंग इन बंगाल। तो भाई पोर्चुगीज का मत समझना इनको, इनके पास गोवा था, दमन था, दीव था, बॉम्बे था, बसीन था, सालसेट था, और वेस्टर्न कोस्ट पे थे ये सारे एरियाज। और अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो हुगली और चिट्टागोंग बंगाल का इनके पास था। फिर 1602 में डच ने भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश कर ली अपने ट्रेड को ईस्ट की तरफ कैरी करने के लिए। ठीक है, तो 1602 में बन गई थी बच्चा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने भी अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए। कहाँ कहाँ पर बनाए बेटा, सूरत में, भरूच में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, कोचिन में, नागपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में और चिंसूरा, पटना, आगरा। तो 1602 में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी वो भी इंडिया से ट्रेड करने के लिए आई और अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए सूरत, भरूच, बॉम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम, चिंसूरा, पटना और आगरा में। अब हम बात करेंगे फ्रेंच इन इंडिया। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में आई अपने कमर्शियल गेन्स को गेन करने के लिए। जैसे दूसरे यूरोपियन पावर्स थे जो इंडिया में आ रहे थे तो फ्रेंच कैसे पीछे रहते, फ्रेंच भी आए। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो थोड़ा बाद में इस्टेब्लिश हुई बेटा, 1664 में इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, मतलब जब तक डच इंडिया में थे, ब्रिटेन इंडिया में थे और पोर्चुगीज भी इंडिया में थे। मतलब 4th नंबर पे आए हम फ्रेंच। पहले कौन आए, पोर्चुगीज, फिर कौन आए, डच, फिर कौन आए, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, फिर आएंगे फ्रेंच। फ्रेंच लेट क्यों हो गए, क्योंकि इन्होंने कंपनी लेट बनाई 1664 में, तो इन्होंने कंपनी बनाई। ये जो कंपनी थी ये कंट्रोल करती थी कौन, फ्रेंच गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कंट्रोलर थी कौन, फ्रेंच की गवर्नमेंट। इट सेट्स अप हेडक्वार्टर एट पौंडीचेरी, नाउ पुदुचेरी। इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स को कहाँ पर एस्टेब्लिश किया, सेटअप किया, पौंडीचेरी में, जिसे आज पुदुचेरी के नाम से। अब जो फ्रेंच थे बच्चा उन्होंने भी इंडिया के डिफरेंट पार्ट में अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की। पहले की सूरत गुजरात, दूसरी मसूलीपट्टनम आंध्रा, तीसरी चंद्रनगर बंगाल, चौथी माहे ऑन मालाबार कोस्ट, कराईकल ऑन कोरोमंडल कोस्ट। तो अब इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे भी फ्रेंच हैं, वेस्ट कोस्ट पे भी फ्रेंच हैं, सूरत में भी फ्रेंच हैं। ठीक है, सूरत गुजरात, मसूलीपट्टनम आंध्रा, चंद्रनगर बंगाल, माहे मालाबार कोस्ट, कराईकल कोरोमंडल कोस्ट। फ्रेंच भी अब इंडिया में अच्छे खासे हैं, मतलब अच्छी खासी फैक्ट्रीज हैं। अब होगी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी और जिसकी वजह से होंगे वॉर। इंग्लैंड को मतलब ब्रिटेन को भी वही सामान चाहिए जो फ्रेंच को चाहिए, मतलब जो भी मटेरियल है जैसे कि सिल्क है, कॉटन टेक्सटाइल है, स्पाइसेस है, प्रीशियस स्टोन्स है, इन दोनों की डिमांड फ्रेंच को भी थी और इंग्लैंड को भी थी। तो इनके इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे और इसी वजह से वॉर होगा इनके बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इस स्ट्रगल में इंग्लिश एमर्ज विक्टोरियस और इंग्लिश विक्टोरियस एमर्ज होंगे और ये यहाँ से फ्रेंच को पूरी तरह एलिमिनेट कर देंगे। नाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फॉर्म की किसने, ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स। जैसे हमने देखा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर रही थी फ्रेंच गवर्नमेंट, पर यहाँ पर जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका कंट्रोल था किसके पास में, ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट के हाथ में। ये जो कंपनी थी इसने रिसीव किया चार्टर। चार्टर क्या होता है, एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है। किससे रिसीव किया, क्वीन एलिजाबेथ से, जो थी इंग्लैंड की, कब, 1600s में। रिटर्न स्टेटमेंट जिसे हम चार्टर कहते हैं वो क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, कब, 1600 में, और उन्हें एक्सक्लूसिव राइट दे दिया कि जाओ और ईस्ट में ट्रेड करो, हमारे इंग्लैंड से कोई और तुम्हारा राइवल बन के नहीं आएगा, तुम अकेले ही रहोगे इंग्लैंड से। तो जितना भी कंपटीशन था अदर इंग्लिश ट्रेडिंग बॉडीज थे वो पूरी तरह एलिमिनेट हो गया इस चार्टर को रिसीव करने के बाद। जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे वो शुरुआत से ही ट्राई कर रहे थे कि वो ट्रेड करें विथ डिप्लोमेसी। The English traders from the very beginning tried to combine trade with diplomacy. जो कंपनी थी उसने कैप्टन हॉकिंस को भेजा 1608 में और बाद में सर थॉमस रो को भेजा 1815 में। तो पहले आए कैप्टन हॉकिंस कब आए, 1808 में, अरे 1608 में भाई, कैप्टन हॉकिंस आए 1608 में और 1615 में आए थॉमस रे। किसके कोर्ट में गए बेटा, ये जहांगीर के कोर्ट में गए। और रॉक रे बोलते हैं बेटा इसको, जो रे थे, थॉमस रे थे, उन्हें फरमान मिल गया जहांगीर से, जिससे उन्हें परमिशन मिल गई कि वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में लेके आ सकते हैं, अपनी फैक्ट्री सूरत में लगा सकते हैं। अब बारी थी फैक्ट्रीज लगाने की, किसकी, इंग्लिश की, है ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई सूरत में, आगरा में, अहमदाबाद में, भरूच में, हुगली में, मसूलीपट्टनम में और मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें बच्चा, तो ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1600 में बन गई थी। 1608 में कैप्टन हॉकिंस इंडिया आ चुके थे, 1615 में थॉमस रॉ आ चुके थे और परमिशन मिल चुकी थी इन्हें। तो आप सोचो ना कि कौन बहुत लेट हो गए, फ्रेंच बहुत लेट हो गए। फ्रेंच ने तो कंपनी कब बनाई, 1664 में। जो पहली फैक्ट्री थी ब्रिटिशर्स ने वो बनाई मसूलीपट्टनम में, CE 1611 में। 1611 में पहली फैक्ट्री बनी, कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई कहाँ पर बच्चा, मसूलीपट्टनम में। कब बनाई, 1611 में, पर जल्दी ही ये शिफ्ट कर गए मद्रास, कब, 1639 में। जो इंग्लिश थे उन्होंने पहला फोर्ट बनाया कहाँ पर, मद्रास में, जिसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1639 में पहला फोर्ट बनाया इंग्लिश ने इंडिया में, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये जो फोर्ट था वॉज वेल इक्विप्ड विथ आर्म्स एंड गन्स, और इस फोर्ट्स में वो आर्म्स भी रखते थे और गन्स भी रखते थे। समझ में आ गई बात। पहला फोर्ट कहाँ बना, मद्रास में, नाम क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कब बना, 1639 में। इसके अंदर आर्म्स भी थे और गन्स भी थी। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बॉम्बे को अक्वायर किया, जिसे आज हम मुंबई बोलते हैं, 1668 में, फ्रॉम किंग चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड। बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 1668 में बॉम्बे आ चुका था। अच्छा ये बॉम्बे तो ध्यान करो कि ये तो पोर्चुगीज के कंट्रोल में था, पर हुआ क्या, ये जो किंग्स चार्ल्स टू थे इंग्लैंड के, इनकी मैरिज होती है पोर्चुगीज प्रिंसेस के साथ और बॉम्बे उन्हें डाउरी में मिल जाता है। तुम सोच रहे हो हद कॉलोनियलिज्म की, कि भाई एक कंट्री के राजा की शादी दूसरी कंट्री की प्रिंसेस के साथ हो रही है और दहेज में दिया जा रहा है इंडिया का एक पार्ट। वाह 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 यार, ये कौन सी बात हुई कि हमारा मुंबई डाउरी में दे दिया गया, इनका क्या लेना देना था मुंबई से। पर ठीक है चलो। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने बॉम्बे को अक्वायर किया 1688 में फ्रॉम किंग्स चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड। जो चार्ल्स थे उन्होंने मैरिज की पोर्चुगीज प्रिंसेस के साथ और बॉम्बे उन्हें दहेज में मिला। 1640 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी फैक्ट्री बना ली हुगली में। 1680 में उन लोगों ने 3 विलेजेस को परचेज किया, जिसका नाम था सुतनती, गोविंदपुर, कालीकता। ठीक है, सुतनती, गोविंदपुर और कालीकता। बाद में इन्हीं विलेजेस को डेवलप करके उन्होंने सिटी ऑफ कलकत्ता बना लिया, जो कि पावर सेंटर रही ब्रिटिशर्स के लिए बहुत टाइम तक। तो 1640 में हुगली में फैक्ट्री खोली ब्रिटिशर्स ने। 1680 में 3 विलेजेस को परचेज किया, सुतनती, गोविंदपुर और कालीकता, और बाद में इन्हीं को डेवलप करके सिटी ऑफ कलकत्ता बनाया, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। कलकत्ता सेंटर ऑफ पावर बनी ब्रिटिशर्स के लिए बहुत सालों तक। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बहुत प्रोग्रेस की,
रैपिडली वो प्रोग्रेस करती रही और जितने भी राइवल पावर्स थे, भले फ्रेंच हो भले डच हो, सबको एलिमिनेट करती गई एक के बाद एक। इंडिया में जो पॉलिटिकल वीकनेसेस थी, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल कंडीशन थी, उसका भी बहुत अच्छे से एडवांटेज उठाया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ग्रेजुअली सक्सीड हुई अपने आप को इंडिया में एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, इंडिया में पैन इंडिया एम्पायर बनाया ब्रिटिशर्स ने, ग्रेजुअली सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर ब्रिटिश रूल को इंडिया में एस्टेब्लिश कर दिया। इंग्लिश जो ट्रेडर्स की तरह इंडिया में आए थे, वो इंडिया के मास्टर बन के रह गए विद इन अ फ्यू, मतलब बहुत टाइम इन्हें नहीं लगा, बहुत कम टाइम में वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया से ट्रेड करने आई थी, वो इंडिया का मास्टर बन जाती है इन कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है बात। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रैपिडली प्रोग्रेस की, सारे के सारे जो राइवल्स थे उनके इन्फ्लुएंस को एलिमिनेट कर लिया, एलिमिनेट किया, ख़त्म किया, एलिमिनेटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ राइवल पावर्स इन इंडिया, फ्रेंच को ख़त्म किया, डच को ख़त्म किया और पूरा एडवांटेज लिया बच्चा जो वीकनेसेस उस टाइम में थी, और ब्रिटिश रूल को इंडिया में एस्टेब्लिश कर दिया। अब थिंक इन डू पढ़ेंगे हम लोग। तो थिंक इन डू में पूछा है आई वॉज फाउंड इन सी ई 1664। तो 1664 में फॉर्म हुई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आई ग्रांटेड चार्टर टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये थी क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, फिर पूछा आई गॉट फरमान फ्रॉम जहांगीर टू सेट अप फैक्ट्री एट सूरत, किन्हें फरमान मिल गया था? थॉमस रो को। किसको मिला था बेटा? थॉमस रो, थॉमस रे। ठीक है, थॉमस रे को जहांगीर ने परमिशन दे दी थी कि वो अपनी फैक्ट्री सूरत में खोल सकते हैं। कौन थे? थॉमस रे। आई मैरिड टू पोर्चुगीज प्रिंसेस, ये थे प्रिंस चार्ल्स। ठीक है, फिर से देख लो एक बार। आई वॉज फाउंड इन 1664 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। आई ग्रांटेड चार्टर टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये थी क्वीन एलिजाबेथ। आई गॉट फरमान फ्रॉम जहांगीर, ये थे थॉमस रे, ये थे चार्ल्स प्रिंस चार्ल्स टू। चलो, अब एंग्लो फ्रेंच राइवलरी पढ़ेंगे कि क्यों फ्रेंच और इंग्लिश इंडिया में लड़े। फ्रॉम 1744 टू 1763 जो इंग्लिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कंटिन्यू वॉर में इंगेज थी। इन्हें कहा गया कार्नेटिक वॉर्स। 3 वॉर हुए फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में और इन्हें नाम दिया गया कार्नेटिक वॉर। ये वॉर क्यों हो रहे थे बेटा? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंटरेस्ट थे वो इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। दोनों को एक ही टाइप का मटेरियल चाहिए था, दोनों एक दूसरे को इंडियन मार्केट से हटाना चाहती थी, अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करना चाहती थी। ठीक है, दीज वॉर्स वर फॉट इन द एरिया करस्पॉन्डिंग टू प्रेजेंट डे तमिलनाडु। तमिलनाडु वाले एरिया में ये वॉर हुए जो कार्नेटिक वॉर थे। ओवर अ स्पेन ऑफ नियरली 2 डिकेड्स, 20 सालों तक, लगभग 20 सालों तक ये वॉर चले, तमिलनाडु वाले एरिया में चले, जिनको कहा गया कार्नेटिक वॉर। किस किस के बीच में हो रहे थे? फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश या इंग्लिश। ठीक है, इंग्लैंड। चलो, तो जो इंग्लिश थे वो इन वॉरों को जीतते हैं और अपनी मोनोपली इंडियन ट्रेड के ऊपर एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो जो कार्नेटिक वॉर होते हैं इनका रिजल्ट होता है इंग्लिश की जीत, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और वो अपनी मोनोपली इंडिया के ऊपर एस्टेब्लिश कर देते हैं। इन वॉर के एंड में जो फ्रेंच होते हैं उसके बाद वो कोई क्लेम नहीं करते हैं इंडिया में पॉलिटिकल पावर के लिए। जो फ्रेंच थे वो फाइनली डिफीट होते हैं बैटल ऑफ वाइंडी वॉश में 1760 में। जो फ्रेंच होते हैं फाइनली कब हारते हैं? बैटल ऑफ बैंडी वॉश 1760 में। फ्रेंच लॉस्ट ऑल देयर पोजीशन इन इंडिया, और फ्रेंच को जितने भी पोजीशंस होते हैं इंडिया में वो लॉस्ट करने पड़ते हैं। द वॉर एंडेड इन 1763 विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस, और 1763 में फाइनली फ्रेंच और इंग्लिश के बीच का वॉर ख़त्म होता है थ्रू द ट्रीटी ऑफ पेरिस। नाउ बंगाल कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, बंगाल कैसे जीता ब्रिटिशर्स ने, अब हम वो पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। चलो, तो जो बंगाल की प्रॉस्पेरिटी थी बिहार उड़ीसा की 18th सेंचुरी में,
वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही थी, रिमार्केबली ग्रो हो रही थी। तो प्रॉस्पेरिटी थी बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की, बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही थी। कब? 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी फिर अगेन मैं बताऊँगी 1701 से 1800 का पीरियड है, इसे हम 18th सेंचुरी कहते हैं। इस सेम टाइम में जो मुगल एम्पायर थी वो दिल्ली में डिक्लाइन हो रही थी। बंगाल एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका था, अंदर मुर्शिद कुली खान। देखो 1707 में डेथ होती है औरंगज़ेब की, और इनकी डेथ के बाद ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन करने लग जाता है। ठीक है, तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ ही जो बंगाल होता है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। मुर्शिद कुली खान उसके रूलर बन जाते हैं। मुर्शिद कुली खान के बाद आएंगे, मतलब सक्सेसर्स की बात करें बंगाल में तो फिर आएंगे अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान के बाद आएंगे सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला रूल कर रहे होंगे, जब सिराजुद्दौला का रूल स्टार्ट होगा, तो जो बंगाल होगा वो अपनी इंडिपेंडेंस को लॉस्ट कर देगा इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिश केम टू पावर। ठीक है, तो देखो वो बंगाल जो मुगल पावर की डिक्लाइन के साथ पावर में आया था, एक न्यूली इंडिपेंडेंट टेरिटरी बना था, उसको रूल कर रहे थे पहले मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला रूल कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने बंगाल की इंडिपेंडेंस को छीन लिया और वहाँ पर खुद पावर में बैठ गए। अब क्यों हुआ भैया इंग्लिश और नवाब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, वो जानेंगे। 1756 में क्या हुआ बेटा, जो सिराजुद्दौला थे वो पावर में आए, मतलब नए नए राजा बने थे, नए नए राजा बने थे सिराजुद्दौला 1756 में। और उसी टाइम में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किए थे अपने सेटलमेंट के आसपास। जैसे ये फैक्ट्री है, इसके पास पास बड़ी बड़ी दीवारें बना देना, जिसको हम किलाबंदी कहते हैं, फोर्टिफाई करना, फोर्टिफिकेशंस करना। सिराज डिड नॉट लाइक देयर एक्शन ऑफ द एक्शंस ऑफ द कंपनी। सिराज को ये जो एक्शंस थी कंपनी के बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे किलाबंदी वो लोग करते हैं जिनको अपने किले की सुरक्षा करनी होती, तुम तो ट्रेडिंग कंपनी हो, तुम्हें किस बात के लिए किला बनाना है, कोई ज़रूरत नहीं है किला बनाने की, क्यों फोर्टिफिकेशंस करना है। ही वॉन्टेड टू चेक द ग्रोइंग पावर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और सिराजुद्दौला को ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर बढ़ती जा रही थी ये पसंद नहीं थी, उसके ऊपर भी चेक लगाना था। सो इसने कंपनी से कहा कि फोर्टिफिकेशंस आप ना करें अपने सेटलमेंट के आसपास, और जो भी किए हैं उन्हें भी हटा लें, पर आगे तो बिल्कुल ना करें। पर जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया इनकी बात पे। बट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट पे एनी हीड टू द नवाब्स रिपीटेड रिक्वेस्ट। नवाब की जो रिपीटेड रिक्वेस्ट थी उसको कंपनी बिल्कुल भी प्रॉपरली रिप्लाई नहीं कर रही थी, इसलिए सिराज ने अटैक किया और फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में था उसे एक्वायर कर लिया। कब? 1756 में फोर्ट विलियम को एक्वायर करते हैं सिराजुद्दौला। और ऐसा नहीं होता सिराजुद्दौला अचानक से रात में उठे, सुबह उन्होंने सोचा कि यार चलो, रात में प्लानिंग की और सुबह उठते ही अटैक कर दिया, ऐसा नहीं था। पहले उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की थी, किससे? ब्रिटिशर्स से, कि भाई ये फोर्टिफिकेशंस नहीं करो, क्यों कर रहे हो, पर अंग्रेज माने नहीं तो नवाब ने अटैक कर दिया। जब न्यूज़ पहुंची कि कलकत्ता कैप्चर हो गया है, कहाँ पहुंची न्यूज़? मद्रास। तो क्लाइव इमीडिएटली कलकत्ता आए। ठीक है, व्हेन द न्यूज़ ऑफ कैप्चर ऑफ कलकत्ता रीच मद्रास, क्लाइव वॉज इमीडिएटली सेंट टू कलकत्ता। क्लाइव को कहाँ भेज दिया गया? कलकत्ता। जैसे ही मद्रास ये न्यूज़ पहुंची कि कलकत्ता कैप्चर हो चुका है, क्लाइव को फटाफट से कलकत्ता भेजा गया। जो नवाब थे, जैसे ही क्लाइव कलकत्ता आए उन्होंने नवाब को फोर्स किया कि वो उनके टर्म्स के लिए एग्री हो जाएं। ठीक है, एज अ रिजल्ट सिराज हैड टू वैकेट कलकत्ता, और इसी टर्म्स में था कि सिराज कलकत्ता छोड़ देंगे और इंडेमनिटी भी पे करेंगे, जो नुकसान किया है ब्रिटिशर्स का उसको भी पे करेंगे। कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है, जब फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया सिराजुद्दौला ने, खबर पहुंची मद्रास। मद्रास से आए रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब से कहा कि भैया हमारी टर्म्स पे तुम्हें काम करना पड़ेगा, और सिराजुद्दौला को कलकत्ता खाली करना पड़ा और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के लॉस की भरपाई भी करना पड़ा। क्लाइव ने कॉन्स्पिरेंसी की अगेंस्ट द नवाब। ठीक है, और इस षड्यंत्र में, इस कॉन्स्पिरेंसी में क्लाइव को हेल्प की राय दुर्लभ और मीर जाफर ने। ठीक है, मीर जाफर की पोस्ट थी कमांडर इन चीफ, और जो राय दुर्लभ थे वो थे ट्रेजरर ऑफ द नवाब। नवाब के ट्रेजरर भी क्लाइव से मिल गए और कमांडर इन चीफ भी क्लाइव से मिल गया। जो जगत सेठ थे, जो रिचेस्ट बैंकर थे बंगाल के, वर इंड्यूस्ड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द नवाब।
वो भी नवाब के अगेंस्ट में खड़े हो गए। तो भाई अब देखो, जितने अंग्रेज होंगे सिराजुद्दौला के डिक्लाइन के लिए, इनके खात्मे के लिए रिस्पॉन्सिबल, उतने ही इंडियंस भी होंगे। राय दुर्लभ जो ट्रेजरर थे नवाब के, मीर जाफ़र जो कमांडर इन चीफ थे नवाब फोर्सेस के, और जगत सेठ जो रिचेस्ट बैंकर थे बंगाल के, ये सब नवाब के अगेंस्ट में खड़े हो गए। ये डिसाइड किया गया कि क्लाइव मार्च करेंगे प्लासी की तरफ। मीर जाफ़र देन वॉज टू ज्वाइन क्लाइव, और उस टाइम में मीर जाफ़र सिराजुद्दौला को हेल्प ना करके किसको ज्वाइन कर लेगा? क्लाइव को। देखो, अब रॉबर्ट क्लाइव चाहते हैं कि पूरी तरीके से बंगाल उनके कंट्रोल में आ जाए, इसलिए वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। उस षड्यंत्र में वो दुर्लभ की हेल्प लेते हैं जो कि ट्रेजरर होता है, जो कमांडर इन चीफ होते हैं उनकी हेल्प लेता है। तो रॉबर्ट क्लाइव प्लान करते हैं कि मैं प्लासी की तरफ मार्च करूँगा, तो मीर जाफ़र तुम, क्योंकि तुम कमांडर इन चीफ हो नवाब के सिराजुद्दौला के, पर तुम उसको ज्वाइन मत करना, तुम मुझे ज्वाइन करना अपनी फोर्सेस के साथ। मीर जाफ़र ने प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही आऊँगा, पर मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? तो मीर जाफ़र को प्रॉमिस किया गया कि तुम्हें इसके बदले मिलेगा थ्रोन ऑफ बंगाल। क्लाइव ने कहा आज तुम मुझे सपोर्ट करो, बदले में मैं तुम्हें दे दूंगा थ्रोन ऑफ बंगाल। फिर होगा बैटल ऑफ प्लासी। तो जो फोर्सेस थी नवाब की और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो बैटल ऑफ प्लासी में लड़ाई करेंगे। कब? जून 23 1757, जून 23 1757 को, जून 23, ठीक है, 1757 को प्लासी में लड़ाई होगी। किस किस के बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब की फोर्सेस के बीच में। दिस वॉज अ बैटल ओनली इन नेम, ये सिर्फ नाम का युद्ध था बेटा। नाम का युद्ध क्यों था? क्योंकि नवाब की जो मेजर आर्मी थी उसने तो इस युद्ध में, इस बैटल में पार्ट ही नहीं लिया, क्योंकि वो तो मीर जाफ़र की कॉन्स्पिरेंसी का पार्ट थी। मीर जाफ़र अपनी आधी सेना को लेकर लड़ने गया ही नहीं, क्योंकि उसको तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मत लड़ना, या लड़ोगे तो मेरी साइड से लड़ना, तो मैं तुम्हें आने वाला नवाब बना दूंगा। जो मीर जाफ़र थे उन्होंने क्लाइव की आर्मी को ज्वाइन कर लिया। सिराजुद्दौला कंप्लीटली डिफीट हुए, मतलब बुरी तरह हार गए, उन्हें कैप्चर कर लिया गया और बाद में उन्हें मार भी दिया गया। और जैसा कि मीर जाफ़र को प्रॉमिस किया था कि तुम्हें नया नवाब ऑफ बंगाल बनाएंगे, बना भी दिया गया। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे राइट्स मिल गए टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल। अब जो मीर जाफ़र थे उन्हें राजा बनाया ही ब्रिटिशर्स ने था, तो मीर जाफ़र अब उनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए कुछ तो करेंगे। तो उन्होंने बोल दिया ब्रिटिशर्स को कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमारे बंगाल में फ्रीली ट्रेड करो, बिहार में भी फ्री ट्रेड करो, उड़ीसा में भी फ्री ट्रेड करो, आपको कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी है नवाब को, आप फ्री ट्रेड करो। मीर जाफ़र गेव 24 परगनाज, 24 परगना मीर जाफ़र ने किसको दे दिए? ब्रिटिशर्स को दे दिए, और 1 करोड़ रुपए दिया कंपनी को। देखा मीर जाफ़र कितने बेवकूफ़ थे। जरा सा नवाब ऑफ बंगाल बनने के लिए अपनी ही रूलर के साथ गद्दारी की, ठीक है, उनके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेंसी की, और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स को कितना कुछ दे रहे हैं, 24 परगनास दे दिए, और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपीज़ भी दे दिए। बेटा आज का 1 करोड़ नहीं, उस टाइम का 1 करोड़ देखो जरा कितना होता होगा, है ना। क्लाइव एंड अदर ऑफिशियल्स मेड ह्यूज मनी, और फिर बंगाल से क्लाइव ने भी और दूसरे ऑफिशियल्स ने बहुत पैसा बनाया। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो बेटा इंडियन हिस्ट्री में बैटल ऑफ प्लासी का, इंडियन हिस्ट्री में बैटल ऑफ प्लासी का एक ग्रेट सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है। जो बैटल था वो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था इंडिया की हिस्ट्री में, ये टर्निंग पॉइंट बना। जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ ट्रेडिंग कम्युनिटी थे पहले, अब वो क्या भी बन गए? पॉलिटिकल पावर भी बन गए। तो जो बैटल ऑफ प्लासी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में। जो बैटल था बहुत ही डिसाइसिव था, एक माइलस्टोन था जहाँ से इंडिया की हिस्ट्री में टर्न आएगा, ब्रिटिशर्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ट्रेडिंग कम्युनिटी से पॉलिटिकल पावर में, ठीक है। जो बैटल था, द बैटल led टू ग्रेजुअल ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल एंड इवेंचुअली द होल ऑफ इंडिया। इसी बैटल के साथ ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल था बंगाल पे एस्टेब्लिश होगा, और धीरे धीरे करके वो पूरे इंडिया में रूल करने लग जाएंगे। जो इमेंस रिसोर्सेज थे बंगाल के, उन्हें ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करेंगे अपने एडवांटेजेस के लिए, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे बेटा? जो रिसोर्सेज उन्हें मिलेंगे बंगाल से, अब उसका यूज़ वो ब्रिटिशर्स
फोर्सेस के लिए, ब्रिटिश कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ब्रिटिश परचेसेस के लिए करेंगे और इस पैसे का यूज़ वो अगेंस्ट इंडिया भी करेंगे। तो समझ में आया क्या इंपॉर्टेंस है। ये एक डिसाइसिव बैटल था जिससे एक कंपनी जो ट्रेडिंग करने आई थी अब वो रूलर बन जाएगी। धीरे धीरे बंगाल से वो पूरे इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर देगी। बंगाल आफ्टर प्लासी, प्लासी के बाद बंगाल में क्या हुआ, जो कंपनी थी उसने हैवी डिमांड की नवाब से, वॉज अनेबल टू मीट, और जो मीर जाफर थे जो खुशी खुशी नवाब बने थे, अब वो खुद ही कंपनी की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ग्रेजुअली जो नवाब था उसकी ट्रेजरी खाली हो गई, वो ब्रिटिशर्स को पैसा देता गया और जितना भी ट्रेड था वो पूरा ब्रिटिशर्स के पास था, तो उससे भी टैक्सेस नहीं मिल पा रहे थे अब किंग को, मतलब नवाब को। तो नवाब को ना ही तो पैसा मिल रहा है और ऊपर से ब्रिटिशर्स बार बार उनसे पैसा लेते जा रहे हैं और इस तरीके से जो ट्रेजरी थी नवाब की वो खाली हो जाती है। कंपनी स्टार्ट कर देती है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंटरफेयर करना। अब वो नवाब को प्रॉपरली रूल नहीं करने देती, कभी किसी बात के लिए मना करती, कभी किसी बात के लिए परमिशन देती, मतलब रोज ना रोज कोई इंटरफेरेंस वो करती रहती कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में। मीर जाफर बहुत खुश तो नहीं था कंपनी से, पर क्या ही करता, उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी थी। कंपनी डिपोज्ड मीर जाफर एंड मीर कासिम, और जो कंपनी थी वो मीर जाफर को हटा के किसको ले आई, मीर कासिम को ले आई। कंपनी ने मीर जाफर को हटाया, मीर कासिम को रूलर बना दिया। मीर कासिम कौन थे, सन इन लॉ थे द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफर के सन इन लॉ थे मीर कासिम, जिनको नवाब बना दिया गया। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही जो मीर कासिम थे और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिलेशन थे वो कॉर्डियल नहीं थे, है ना, प्यार भरे बिल्कुल भी नहीं थे। Students, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with Battle of Buxar.